हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गाउस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाउंड्री कंडीशंस ऑन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोलराइजेशन वेक्टर। ओके, सो कुछ बाउंड्री कंडीशंस हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। उनमें से है पहली जो बाउंड्री कंडीशन थी, दैट इज बाउंड्री कंडीशंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। बाउंड्री कंडीशन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप लोगों को बाउंड्री कंडीशन याद हो तो हमारे पास था E परपेंडिकुलर अबव माइनस E परपेंडिकुलर बिलो, ओके, इज नथिंग बट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ये हमने पता था। और ये कहाँ पे था? एट बाउंड्री। याद रखिए ये चीज़ थी एट बाउंड्री। ओके, एट बाउंड्री ये हमें पता था। दैट इज, इसमें हम बोल सकते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, ऐसी इसमें क्या था? इसमें पैरेलल कंपोनेंट क्या था? E पैरेलल अबव माइनस E पैरेलल बिलो, और ये कितना आता था? 0। सो सॉरी, ये माइनस है यहाँ पे। सो हम यहाँ से लिख सकते थे E पैरेलल अबव इज इक्वल टू E पैरेलल बिलो। ये जो दो बाउंड्री कंडीशंस थी ये हमने देखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशंस थी। इसके अलावा हमने एक और बाउंड्री कंडीशन पढ़ी थी लास्ट कुछ लेक्चर्स में। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या बाउंड्री कंडीशन होती हैं। सो अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? V अबव इज इक्वल टू V बिलो। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है जो कि दोनों इक्विवेलेंट कंडीशन है, डेल V ओवर डेल N, राइट, एंड दैट इज अबव, एंड दिस इज माइनस 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 प्लस डेल V ओवर डेल N दैट इज बिलो एट बाउंड्री इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पोटेंशियल के लिए बाउंड्री कंडीशंस थी। सो इस बाउंड्री कंडीशंस के साथ साथ में हमें अब कुछ बाउंड्री कंडीशंस को ऐड करना है। उनमें है बाउंड्री कंडीशंस ऑन D एंड P। चलिए शुरू करते हैं। सो बाउंड्री कंडीशन ऑन D, बाउंड्री कंडीशंस ऑन D एंड P। तो बाउंड्री कंडीशन ऑन D क्या होती है? देखिए, पहले हम नॉर्मल कंपोनेंट की बात करते हैं। नॉर्मल कंपोनेंट अगर मैं बोलूं तो आपको याद हो तो ये वाली जो कंडीशन आती है, ये कंडीशन कहाँ से आती है? ये आती है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ से। क्या होता है? E डॉट ds की वैल्यू क्या होता है? Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे ये कंडीशन आती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं D की बात करूँ तो D के लिए गाउस लॉ क्या होता है? D डॉट ds इज इक्वल टू Q फ्री। वहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, तो हमारे पास क्या आता था बाउंड्री में, बाउंड्री कंडीशंस में? सिग्मा। सो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल Q फ्री है, तो बाउंड्री कंडीशन में क्या आएगा? सिग्मा फ्री आ जाएगा, राइट। सो हम लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर D परपेंडिकुलर अबव माइनस D परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा फ्री। ओके, सो ये हमारा बाउंड्री कंडीशन हो गया D के ऊपर। ओके, नाउ इसको हम लिख सकते हैं, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इफ सिग्मा फ्री इज 0 मीन्स नो फ्री चार्ज इज प्रेजेंट एट बाउंड्री। कोई भी फ्री चार्ज नहीं है बाउंड्री के ऊपर। इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस D परपेंडिकुलर अबव इज इक्वल टू हो जाएगा D परपेंडिकुलर बिलो। याद रखिए ये सारी चीजें जो हम लिख रहे हैं ये कहाँ पे हैं? ये एट बाउंड्री हैं। ओके, सो इन दैट केस D विल बी कंटिन्यूअस। D विल बी कंटिन्यूअस। लेकिन अगर बाउंड्री पे फ्री चार्ज अवेलेबल है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और जो बिलो वाला अबव कंपोनेंट एंड बिलो वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे। और इक्वल नहीं होंगे मतलब बाउंड्री पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो इन जनरल D परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज डिसकंटिन्यूअस।
वो केवल किस कंडीशन में कंटिन्यूअस होगा, जब जो फ्री चार्ज है बाउंड्री पे वो 0 हो। ये किस केस में होगा कि बाउंड्री पे फ्री चार्ज 0 हो, जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारे पास एक बाउंड्री है, लेट से z इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 0 पे ऊपर हमारे पास एक मटेरियल है जिसका एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और नीचे हमारे पास दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2। तो ये जो बाउंड्री बनी है ये दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच में बनी है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे फ्री चार्ज तो हो नहीं सकता, डाइलेक्ट्रिक्स में फ्री चार्ज नहीं होता है, तो इसलिए इस पॉइंट पे जो D होगा, D विल बी कंटिन्यूअस। याद रखिए D परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ओके। अभी हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें। अब हम बात करते हैं पैरेलल कंपोनेंट ऑफ D। सो सेकंड है, जो फर्स्ट है हमारा नॉर्मल कंपोनेंट है, सेकंड है टेंजेंशियल कंपोनेंट भी इसको बोलते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट। सो देखिए हमें पता है E के केस में हमें पता है जो पैरेलल कंपोनेंट होता है E पैरेलल अबव इज इक्वल टू E पैरेलल बिलो होता है, राइट। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। बट हमें ये भी पता है कि E, D और P में क्या रिलेशन होता है, बट E इज इक्वल टू, और बेटर वी से D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ओके। सो अगर यहां से हम E की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, D माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो इसलिए अगर मैं अब लिखूं तो E पैरेलल अबव कितना आएगा, E पैरेलल अबव आएगा D पैरेलल अबव माइनस P पैरेलल अबव, ओके, ये वेक्टर नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली E पैरेलल बिलो वाला क्या कंपोनेंट आएगा, वो आएगा D पैरेलल बिलो माइनस P पैरेलल बिलो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं इनको हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो जब हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से रिलेशन आ जाएगा हमारे पास D पैरेलल अबव माइनस P पैरेलल अबव अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू D पैरेलल बिलो माइनस P पैरेलल बिलो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे लिए D और P के पैरेलल कंपोनेंट की क्या रिलेशन आ गया यहाँ पे, बाउंड्री कंडीशन, दैट इज D पैरेलल अबव माइनस D पैरेलल बिलो, D वालों को एक साथ लिख लो, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, P पैरेलल अबव माइनस P पैरेलल बिलो। और ये सभी को पता है कि जो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ये कहाँ पे होंगी, बाउंड्री कंडीशन पे होंगी। सो देखिए इन जनरल अगर मैं बात करूं तो D का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कंटिन्यूअस नहीं होता है और पैरेलल कंपोनेंट भी कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि ये देखिए इसकी वैल्यू भी 0 नहीं आ रही है, राइट है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती तो हम बोलते हैं कि ये कंपोनेंट क्या है, कंटिन्यूअस है। बट अगर बाउंड्री पे अगर फ्री चार्ज अवेलेबल ना हो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट D का क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, देयरफॉर D पैरेलल इज नॉट कंटिन्यूअस एट बाउंड्री। याद रखिएगा ये जो रिलेशन है ये एट बाउंड्री है, ओके, जो भी बाउंड्री होगी, ठीक है। सो ये हमारे पास रिलेशंस आपको हमेशा ध्यान रहने चाहिए। तो D परपेंडिकुलर अबव माइनस D परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा F, D परपेंडिकुलर अबव इज इक्वल टू D परपेंडिकुलर बिलो इफ सिग्मा F इज इक्वल टू 0, यानी कि बाउंड्री पे फ्री चार्ज नहीं है। और पैरेलल के केस में जो D पैरेलल अबव होगा माइनस D पैरेलल बिलो वुड बी इक्वल टू P पैरेलल अबव माइनस P पैरेलल बिलो, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसको रट के रखना है, आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आपको रिलेट करवाया कि जब E डॉट ds का हमने बाउंड्री कंडीशन लिखी यहाँ पे, तो देखिए
Q जो हो गया वो सिग्मा बन गया, बाकी E परपेंडिकुलर अबव और E परपेंडिकुलर बिलो हो गया। वैसे ही अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट तो है नहीं, तो Q का सिग्मा हो जाएगा और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट वैसे ही लिख दिए जाएंगे। ठीक है, पैरेलल वाले कंपोनेंट के लिए हमने E वाली बाउंड्री कंडीशन को यूज किया और DPE में रिलेशंस को यूज किया। इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज करके हमने कंडीशंस को डिराइव किया। तो ये बड़ा आसान है, अगर आपको याद नहीं है तो आप तुरंत उन कंडीशंस को डिराइव भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको वो सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमें क्या गिवन है इस पे बेस्ड, इस पे लिखा हुआ है एट द इंटरफेस बिटवीन वन लीनियर डायलेक्ट्रिक एंड अनदर, राइट। तो ऊपर देखिए ये एक डायलेक्ट्रिक दिया है एप्सिलॉन 1, नीचे हमें डायलेक्ट्रिक दिया है एप्सिलॉन 2, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड्स एज शोन इन फिगर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनकमिंग वाली फील्ड लाइंस ये है और ये बोला बेंड हो जाती है इस तरीके से। तो जब वो एप्सिलॉन 1 वाले मीडियम से एप्सिलॉन 2 वाले मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है। शो दैट tan θ2 बाई tan θ1 इज इक्वल टू, हमें अभी θ2 ये वाला एंगल है, θ1 ये वाला एंगल है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो tan θ2 है डिवाइडेड बाई tan θ1 है वो है एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए tan θ2 हम सबसे पहले कैसे फाइंड आउट कर लेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको बाउंड्री मानूं, ये वाली अगर हमारी बाउंड्री है, ध्यान से समझिएगा, बाउंड्री, राइट। तो इस E1 को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, एक ये वाला पार्ट हो गया, कंपोनेंट हो गया, और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, करेक्ट है। तो ये हो गया हमारे पास E1 परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारे पास E1 पैरेलल। ठीक है, जो बाउंड्री के पैरेलल है दैट इज E1 पैरेलल और जो बाउंड्री के परपेंडिकुलर है दैट इज E1 परपेंडिकुलर। सिमिलरली E2 को भी मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं, कौन कौन से, एक ये वाला कंपोनेंट हो गया, राइट है, ये हो जाएगा हमारे पास E2 पैरेलल, और एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, या हम इसको यहां से भी लिख सकते हैं ये वाला, तो ये हमारे पास ये कंपोनेंट हो गया, ये हो गया हमारे पास E2 परपेंडिकुलर। सो E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, और बाउंड्री हमें गिवन है, राइट। और जो E1 का पैरेलल कंपोनेंट है और E2 का पैरेलल कंपोनेंट है वो ये है। अब बताइए मेरे को, अगर मुझे tan θ2 निकालना है, ध्यान से देखिए, तो tan θ2 क्या होगा, θ2 किस ट्रायंगल से है, इस ट्रायंगल से है, तो tan θ2 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, E2 पैरेलल डिवाइडेड बाय बेस क्या है, E2 परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आ गया। अब हम दूसरी चीज देख सकते हैं, यहां से tan θ1 की बात करें तो tan θ1 यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं लूं, इस वाले ट्रायंगल को, तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस इधर वाला होना है, लेकिन ये वाला E1 परपेंडिकुलर के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं E1 पैरेलल डिवाइडेड बाय E1 कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, बट अब देखिए ये रिलेशन आ गया, हमको तो इस चीज को ये लेके आना है, वो लेके आएंगे। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में था हमारे पास tan θ2 अपॉन tan θ1। tan θ2 की हमने ये वैल्यू निकाली, दैट इज E2 पैरेलल डिवाइडेड बाय E2 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, यहां जाएगा E1 पैरेलल डिवाइडेड बाय E1 परपेंडिकुलर। आई होप ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी। बट हमें क्या पता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन पता है, राइट। सो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस एट बाउंड्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कंपोनेंट हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट E1 किधर है, E1 इज अबव, राइट है, E1 क्या है, अबव लिख सकते हैं, और E2 क्या है, बिलो है हमारा। तो बेसिकली E1 और E2 अबव एंड बिलो को शो कर रहे हैं। तो E1 पैरेलल मतलब क्या है, E1 पैरेलल अबव इज इक्वल टू
E2 पैरेलल का क्या मतलब है, E2 पैरेलल बिलो। तो हमें पता है पैरेलल कंपोनेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या हम बोल सकते हैं पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर कंटिन्यूअस एट बाउंड्री। तो इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो देखिए E1 पैरेलल और E2 पैरेलल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं tan θ2 अपॉन tan θ1, इसको मैं E2 पैरेलल रहने दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय E2 परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं E1 पैरेलल डिवाइडेड बाय E1 परपेंडिकुलर। देखिए ये E2 पैरेलल से E2 पैरेलल कैंसिल हो गया, तो tan θ2 अपॉन tan θ1 हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखिए, हमारे पास यहां पे बचा ये E1 परपेंडिकुलर अपॉन E2 परपेंडिकुलर, राइट। ये E1 टॉप में चला जाएगा, E2 यहां आ जाएगा, ओके। अब हमें ये लिखना है, अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, अब हमें E1 परपेंडिकुलर और E2 परपेंडिकुलर के बीच में क्या लेके आना है, रिलेशन लेके आना है। लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगेन अब देखिए, हम बाउंड्री पे ऐसी कंपोनेंट्स को ढूंढ रहे हैं जो कि कंटिन्यूअस हो। देखिए अब ये परपेंडिकुलर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंटिन्यूअस नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है E परपेंडिकुलर अबव माइनस E परपेंडिकुलर बिलो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं D परपेंडिकुलर अबव, अबव को मैं 1 लिख सकता हूं, माइनस D परपेंडिकुलर बिलो यानी कि 2 लिख सकता हूं, ये होता है सिग्मा फ्री। बट यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये इसके ऊपर वाला मीडियम है एप्सिलॉन 1 और इसके नीचे वाला मीडियम है एप्सिलॉन 2, मतलब कि दोनों के दोनों क्या हैं, डाइलेक्ट्रिक्स हैं, तो उनकी बाउंड्री तो फ्री चार्ज कंटेन नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में ये वैल्यू 0 है, यानी कि D1 परपेंडिकुलर इस केस में किसके बराबर है, D2 पर। अगेन एट बाउंड्री हम लिख सकते हैं जो D1 परपेंडिकुलर है दैट इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर, राइट। लेकिन हमें तो E की वैल्यू चाहिए, सो वी नो दैट क्या हमें पता है, D इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन E, ओके। सो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E होता है। सो हमें बाउंड्री दी है, ऊपर बोला एप्सिलॉन 1 है, नीचे एप्सिलॉन 2 है, तो यहाँ पे अगर D1 है, यहाँ पे D2 है, E1 है, E2 है, तो अब हम इसको E1 E2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए D को लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन 1 है और E1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू D2 को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 2, ये आ जाएगा हमारे पास E2 परपेंडिकुलर। तो देखिए यहां से हमें E1 अपॉन E2 की वैल्यू चाहिए, तो E1 परपेंडिकुलर अपॉन E2 परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1। इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिलेशन, देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा tan θ2 डिवाइडेड बाई tan θ1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 1, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो आई होप ये चीज आपके लिए आसान रही होगी। तो यही हमें प्रूफ करना था, tan θ2 डिवाइडेड बाई tan θ1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 1। तो देखिए अगर आपको बाउंड्री कंडीशंस याद हैं, उनके बीच में इंटर रिलेशंस आपको पता है कि D, P, E आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं और उनके बीच में रिलेशंस क्या क्या हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से आपको बता चुके हैं, राइट। तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है the extensive homogeneous isotropic dielectric meet on Z is equal to on plane, ये plane है, plane Z is equal to 0 for Z greater than 0 relative permittivity दे रखी है 4 and for Z is less than 0 relative permittivity is given 3, okay। A uniform electric field एग्जिस्ट फॉर अपर पार्ट, यानी कि Z इज ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है E2 फॉर Z लेस देन 0, D1 D2 हमें फाइंड आउट करना है, द एंगल्स E1 एंड E2 मेक्स विद द इंटरफेस हमें फाइंड आउट करने हैं, एंड द एनर्जी डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है इन बोथ द डाइलेक्ट्रिक्स।
ध्यान से देखिए हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। पहले सिचुएशन हम क्रिएट कर लेते हैं। सिचुएशन क्या है, उसने कहा कि z इज इक्वल टू 0 पे एक प्लेन है और z इज ग्रेटर देन 0 जहां है वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन r1 वो है 4। ओके, और z इज लेस देन 0 वाला जो रीजन है उसमें रिलेटिव परमिटिविटी है आपकी एप्सिलॉन r2 वो है 3। ये आपको गिवन है। तो ये ऊपर वाला सेक्शन है, इसमें रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, और ये नीचे वाला सेक्शन है, इसमें रिलेटिव परमिटिविटी 3 है। उसने कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। बोला कितना एग्जिस्ट करता है, z इज ग्रेटर देन 0 में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है E1 इज इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस 3k कैप। ओके, सो z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, फाइंड E2। हमें यहां पे E2 फाइंड आउट करना है कि E2 क्या होगा। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये z इज इक्वल टू 0 प्लेन है। तो z इज इक्वल टू 0 प्लेन कौन सा होगा, देखिए अगर ये 3 डायमेंशनल है, ये x है, y है, z है, तो z इज इक्वल टू 0 प्लेन कौन सा होगा, ये xy प्लेन जो होगा वो z इज इक्वल टू 0 प्लेन होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिवाइड कर सकते हैं, E1 कैन बी डिवाइडेड एज E1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्लस E1 पैरेलल कंपोनेंट। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर ये हमारा प्लेन है z इज इक्वल टू 0, तो इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा वाला होगा, z कंपोनेंट, z डायरेक्शन वाला परपेंडिकुलर होगा। और पैरेलल वाले कौन से होंगे, x और y वाले। यानी कि अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं कि E1 का पैरेलल कंपोनेंट क्या है, तो होगा 5i माइनस 2j। यानी कि जो x और y वाले कंपोनेंट्स हैं वो पैरेलल होंगे, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 प्लेन हमें बाउंड्री दी है, तो बाउंड्री के परपेंडिकुलर केवल z वाला कंपोनेंट होगा, राइट, और पैरेलल में x और y वाले कंपोनेंट होंगे, तो वो हमने लिख दिया। ऐसे ही हम E1 परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, 3k कैप। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाउंड्री कंडीशंस यूज करनी है, और बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के लिए है। अब देखिए हमें E2 निकालना है। वी नो दैट, क्या पता है हमें, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस। तो अगर पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस है, यानी कि E1 पैरेलल जो होगा वो E2 पैरेलल के इक्वल होगा। तो अगर मैं E2 निकालना चाह रहा हूं तो बेसिकली E2 क्या होगा, E2 को भी हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, E2 पैरेलल प्लस E2 परपेंडिकुलर। तो देखो E2 पैरेलल तो हमको आसानी से मिल गया, उसमें तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि E2 पैरेलल E1 पैरेलल के इक्वल होगा, और E1 पैरेलल हमें पता है। सो E2 पैरेलल हमारे पास हो जाएगा 5i माइनस 2j, ये आ गया। अब देखिए हमें इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, लेकिन मुझे पता है कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, राइट। सो हम कैसे निकालें, तो हम वो वाला रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंटिन्यूअस होगा। एज सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, फ्री चार्ज 0 है बाउंड्री पे, एट बाउंड्री। और अगर फ्री चार्ज 0 है तो अभी हमने बताया था कि जो D का कंपोनेंट होगा दैट विल बी कंटिन्यूअस अगर फ्री चार्ज 0 है, याद रखिएगा। तो D परपेंडिकुलर 1 इज इक्वल टू D परपेंडिकुलर 2, और D और E के बीच में हमें रिलेशन पता है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E। तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई, करेक्ट है, उसको यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ जाएगा हमारे पास D1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट R1, राइट, एप्सिलॉन R1, और ये आ जाएगा E1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2, और ये आ जाएगा हमारे पास E2 परपेंडिकुलर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। सो अब हमें क्या निकालना है, E2 निकालना है हमें। तो E2 परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये एप्सिलॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन R2 इंटू E1 परपेंडिकुलर। अब बताइए मेरे को एप्सिलॉन R1 कितना है। सो एप्सिलॉन R1 है हमारे पास, ये गिवन है, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 3। सो ये आ जाएगा 4
डिवाइडेड बाई 3 दैट इज एप्सिलॉन r2 और ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है हमारे पास 3k कैप, तो ये आ जाएगा 3k कैप। तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया 4k कैप। तो E2 का हमारे पास देखिए पैरेलल कंपोनेंट भी हमें मिल गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी मिल गया, तो अब हम डायरेक्टली E2 लिख सकते हैं। देयरफॉर E2 को हम क्या लिख सकते हैं, E2 इज E पैरेलल कंपोनेंट राइट प्लस E परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सो E2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली ये आ जाएगा 5i माइनस 2j प्लस 4k कैप, सो दैट इज E2। ओके, सो काफी आसान क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना था हमें, अगर आपको बाउंड्री कंडीशंस अच्छे से पता है। चलिए सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना था D1 एंड D2। सो देखिए बी ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है, बी ऑप्शन है फाइंड D1 एंड D2। तो ये तो बड़ा आसान है, कैसे, देखिए D1 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 1 E1 राइट, लेकिन एप्सिलॉन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 और E1 राइट। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 कितना है हमारे पास, फर्स्ट वाले का रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है हमको, दैट इज 4, सो ये आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट और E1 लिखना है, तो E1 क्या है हमारे पास 5i माइनस 2j प्लस 3k का, सो 5i माइनस 2j प्लस 3k का, बड़ा आसान सा है। D2 ऐसे ही लिख लेंगे, तो D2 क्या होता है बाय डेफिनेशन, दैट इज एप्सिलॉन 2 E2 राइट, एप्सिलॉन ही होता है, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 और ये आ जाएगा E2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट तो उतना ही रहेगा, एप्सिलॉन R2 कितना है 3 गिवन है, तो 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और E2 हमें लिखना है, तो E2 हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 5i माइनस 2j प्लस 4k का। ओके, सो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या पूछा हुआ है, द एंगल E1 एंड E2 मेक्स विद इंटरफेस राइट, E1 और E2 बोला इंटरफेस के साथ कितना एंगल बनाते हैं। सो देखिए कैसा होगा, ध्यान से देखिए, ये इंटरफेस है, ये E1 है लेट से राइट, और ये E2 है लेट से, सो ये E1 है और ये E2 है, आपको फाइंड आउट करना है ये एंगल कितना होगा इंटरफेस के साथ। सो लेट से ये θ1 एंगल है और ये वाला एंगल कितना है, लेट से ये वाला एंगल θ2 है, आपको ये फाइंड आउट करना है, तो ये E2 है। ओके, सो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए अब आपको पता है E1 का वैल्यू ये है, E1 का वैल्यू क्या है आपके पास 5i माइनस 2j प्लस 3k कैप, सो ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो आ जाएगा आपका 3 राइट, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, पैरेलल वाला कंपोनेंट बताइए वो किस किस से मिलके बना होगा, ये 5i माइनस 2j, ये आएगा 5i माइनस 2j वाला कंपोनेंट। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, E2 की बात करूं, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना आएगा 4k कैप वाला, और पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या आएगा 5i माइनस 2j। सो अब आपको क्या करना है, केवल tan थीटा निकालना है। देखिए tan θ1 कितना आ जाएगा, देखिए पहले वाले की बात करें तो परपेंडिकुलर है आपका 3 डिवाइडेड बाय बेस कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 4, तो tan θ1 आपके पास आ जाएगा 3/√29। ओके, यहां से आप θ1 की वैल्यू लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें tan इनवर्स 3/29। तो उसने पूछा था √29, उसने पूछा था कि इंटरफेस जो है उसके साथ एंगल बताना है, तो हमने बता दिया। ऐसे ही सिमिलरली दूसरा क्या है tan θ2 हम निकाल लेंगे, तो tan θ2 यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए यहां से आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ये कंपोनेंट दैट इज 4 डिवाइडेड बाय अगेन √25 प्लस 4 दैट इज 29। सो यहाँ से θ2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा tan इनवर्स 4/√29। ठीक है, सो ये बड़े आसानी से सॉल्व हो गए।
तो देखिए आपको सिंपल ज्योमेट्री पता होनी चाहिए और बाउंड्री कंडीशंस पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं। इनमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है सॉल्व करने में, कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। और चीज़ें आपको याद कैसे रहेंगी, फॉर्मूलेज आपको याद कैसे रहेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फॉर्मूलेज याद रहेंगे। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ था इसमें, नेक्स्ट पार्ट में इसमें पूछा हुआ है द एनर्जी डेंसिटी इन जूल पर मीटर क्यूब इन बोथ डाइलेक्ट्रिक्स। तो बोथ डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो डी ऑप्शन है आपका, आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, देखिए हमने आपको बताया था एनर्जी एसोसिएटेड विद डाइलेक्ट्रिक्स इज गिवन एज U इज इक्वल टू इंटीग्रल D डॉट E राइट डी टाउ, राइट, दिस इज ऑल स्पेस। सो अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं 1/2 D डॉट E राइट और डी टाउ, ओके, और मैं आपसे पूछूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, इस क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, 1/2 D डॉट E की यूनिट्स। तो अगर आप देखेंगे ये, सो ये पूरी क्वांटिटी U है, यानी कि पूरी यूनिट जूल्स में है, ये मीटर क्यूब होगा तो ये जूल पर मीटर क्यूब होगा, करेक्ट है। सो यानी कि ये वाली जो क्वांटिटी है जो डी टाउ के मल्टीप्लिकेशन में है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, जो डी टाउ के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 1/2 D डॉट E, और इसको शो करते हैं स्मॉल u से, राइट, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है तो U स्मॉल e, ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है ये चीज। सो U E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 D डॉट E। तो अब उसने बोला है कि पहले और दूसरे मीडियम में, मतलब आपके पास ऊपर ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, इसमें आपको क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी। सो देखिए पहला हम निकाल लेते हैं एनर्जी डेंसिटी इन फर्स्ट मीडियम, क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 D1 डॉट E1। सिंपली D और E का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। D आपको पता है क्या है, 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। E क्या है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट 5I प्लस 2J माइनस 3K कैप, राइट, और E हमारे पास क्या है, सिंपली 5I प्लस 2J माइनस 3K कैप। डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट 5 5 जा 25 प्लस 2 2 जा 4 माइनस माइनस दैट इज 9, ओके। सो ये आ जाएगा 34 38, तो 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आ जाएगा 38, राइट, 38 इंटू 2 कितना हो जाएगा 76 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज UE इन फर्स्ट रीजन, ओके। सो दिस इज जूल पर मीटर। सो ये कहां पे है, फर्स्ट रीजन फॉर Z इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड रीजन है हमारे पास Z इज लेस देन 0, तो UE इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड रीजन इज इक्वल टू 1/2 D2 डॉट E2, राइट। फर्क कितना था, केवल 3 की जगह 4 आ जाएगा और 4 की जगह 3 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2, या जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट था, या जाएगा 5I प्लस 2J माइनस 4K कैप आ जाएगा यहाँ पे, और ये सिंपली 5I प्लस 2J माइनस 4K कैप। सिंपली डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आ जाएगा 3/2 एप्सिलॉन नॉट, या जाएगा 25 प्लस 4 प्लस 16, ओके। इसको ऐड कर दीजिए आप, ये आ जाएगा 24 प्लस 29 प्लस 16 45, 45 इंटू 3 135 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये जूल पर मीटर क्यूब। सो दिस इज Z इज लेस देन 0। सो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना है, याद रखने की जैसी कोई चीज नहीं है इसमें कि आपको बहुत कुछ ध्यान रखना होगा, जस्ट एनर्जी डेंसिटी। अगर मैं आपको बोलूं कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस केस में एनर्जी डेंसिटी कितना होगा, तो उस केस में आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटीग्रल मॉड E स्क्वायर डी टाउ। सो डी टाउ के अलावा जो कुछ भी है इसमें E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई 2, ये एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी उस केस में कितना हो जाएगा, UE क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी
electrostatic energy density. Okay, when E is there, when D and E both are there, then you need to use this formula. Okay, so I hope ये चीज क्लियर हो गई होगी सबको. Moving to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको बोला हुआ है एक रीजन है z greater than 0 of a Cartesian coordinate system, right? Contains a linear isotropic dialectic of epsilon r is equal to 2.0. The reason z is less than 0 is free. तो उसने कहा कि ये z is equal to 0 बाउंड्री है, इसके ऊपर z is greater than 0 पे epsilon r is equal to 2 है, इस रीजन में डायलेक्ट्रिक है, और नीचे वाला कौन सा रीजन है? फ्री रीजन है. और उसने कहा स्पेस चार्ज डेंसिटी बोला आपको दे रखी है यहाँ पे, ये दिया है 5 नैनो कूलम पर मीटर क्यूब, राइट? सो इस फ्री स्पेस में जो चार्ज डेंसिटी है वो आपको इतना गिवन है. एट द इंटरफेस z is equal to 0 if the displacement, okay, so this should be मीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा. फ्री चार्ज डेंसिटी इज 5 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर एट z is equal to 0 if the displacement vector in dielectrics is given by this. Find the displacement vector, corresponding displacement vector in the free space. So हमको क्या गिवन है, ध्यान से देखें. हमको ये गिवन है फर्स्ट रीजन में, यहाँ पे हमें d गिवन है, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये गिवन है. और z इज इक्वल टू 0 कंपोनेंट, यानी कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट हम बता सकते हैं. तो 6k कैप तो इसका परपेंडिकुलर होगा. अगर z इज इक्वल टू 0 प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा? जो z कंपोनेंट होगा, करेक्ट है, वो उसके परपेंडिकुलर होगा. और पैरेलल कंपोनेंट्स क्या होंगे? 3i और 4j वाले जो हैं वो पैरेलल कंपोनेंट्स होंगे. सो ये हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं d1. सो d1 पैरेलल प्लस d1 परपेंडिकुलर. सो d1 पैरेलल को मैं लिख सकता हूं 3i प्लस 4j कैप, और d1 परपेंडिकुलर को मैं लिख सकता हूं 6k कैप. ओके, सो इन दोनों का सम होगा. आई होप ये चीज आपको क्लियर. हमें यहां पे निकालना है d2 को, कि यहां पे d2 कितना है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए, वी नो दैट, हमें क्या पता है, d का परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? d परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, राइट, d परपेंडिकुलर अबव माइनस d परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा f होगा, करेक्ट है, यानी कि फ्री चार्ज होगा. नाउ सिग्मा आपको दे रखा है, फ्री चार्ज इस बाउंड्री पे कितना दिया है? 5 दिया है, और परपेंडिकुलर अबव आपको पता है 6 वैल्यू है, तो 6 माइनस d परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू 5 दे दिया आपको. तो यहां से d परपेंडिकुलर बिलो आपके पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 6 माइनस 5, दैट इज 1k कैप. यानी कि आपको ये सेकंड रीजन जो d2 है, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है प्लस एक पैरेलल कंपोनेंट है. सो d2 पैरेलल आपको परपेंडिकुलर आपको मिल गया, दैट इज k कैप. ओके, तो ये पहली चीज आपने निकाल ली. अब बात आते ही है पैरेलल निकालने की. अब देखिए, पैरेलल में आप जाएंगे d वाले पैरेलल में तो वो डिसकंटिन्यूअस होता है. हमें ऐसा कंपोनेंट ढूंढना है जो कि कंटिन्यूअस होगा उस रीजन में. वी नो दैट, हमें क्या पता है? वी नो दैट जो E1 पैरेलल होगा वो E2 पैरेलल के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है E का पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है. तो E का पैरेलल कंपोनेंट अगर कंटिन्यूअस होगा तो यहां से हमें पता है, एक और रिलेशन हमें पता है कि E D इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन E होता है. तो यहां से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? D अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा, राइट. और D अपॉन एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, करेक्ट है. सो यहां पे हमारे पास आ जाएगा D1 पैरेलल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. और एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी दी है? यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एप्सिलॉन R की वैल्यू 2 गिवन है. सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू, राइट, D2 पैरेलल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब मुझे बताइए, फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? 1, राइट. सो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है. सो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया. सो हमारे पास D2 पैरेलल जो आना था वो आएगा D1 पैरेलल डिवाइडेड बाय 2. और D1 पैरेलल क्या है हमारे पास? ये है 3i कैप प्लस 4j कैप. तो उसको लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 2. सो ये आ जाएगा 3/2 i कैप प्लस 2j कैप.
So this is D2 parallel. So therefore D2 आपके पास क्या आ जाएगा, D2 parallel component plus D2 perpendicular component, यानी कि 3/2 I cap plus 2 J cap, और perpendicular component देखिए हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, that is plus K cap. So हमें D2 निकालने के लिए बोला था सेकेंड रीजन में, हमने D2 फाइंड आउट कर लिया, इस रीजन में कितना D2 होगा. तो आई होप ये चीज आपकी सबकी समझ में आ गई होगी कि हम बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके एक रीजन में अगर हमें कोई क्वांटिटी पता है तो सेकंड रीजन, बाउंड्री की दूसरी तरफ जो सेकंड रीजन है उसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें. आप हमारी वेबसाइट पे जाके ये हैंडआउट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं. वहाँ पे हम सारे जो नोट्स, जो क्लास नोट्स होते हैं उनको PDF फॉर्म में अवेलेबल करवाते हैं.